चंदा सुबह सुबह उठकर किचन में चाय बना रही होती है। तभी किचन में चंदा की सास कावेरी आती है। बहू क्या बना रही है? कुछ अच्छा सा बना ले, पूरी आलू की सब्जी ऐसा कुछ। जी माँ जी, लेकिन अभी तो मैं चाय बना रही हूँ और रात की पालक पनीर की सब्जी भी फ्रिज में रखी है। देख बहू, मुझसे ना ये पनीर वनीर एक ही बार खाया जाता है। अगर तू ये चाहती है कि मैं एक सब्जी को 3 टाइम खा लूं तो ये तो मुश्किल है भाई। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए आलू की सब्जी बना देती हूँ। आज घर में जिसे जितनी पनीर की सब्जी खानी होगी वो खा ले, बाकी की सब्जी मैं फेंक दूंगी। अरे बहू, अन्न को फेंकता नहीं है। लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे बताया नहीं कि अन्न के अपमान से हम कितने बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। ठीक है माँ जी, मैंने परसों वाली आलू की सब्जी अब तक फेंकी नहीं है, तो मैं उसी में छौंक लगाकर आपके लिए गर्मा गर्म पूरी बना दूं। ये भी ना एक नंबर की आलसी है, मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी नहीं बना सकती। खैर, ये ना मेरे प्रवचन के कारण ही तो हुआ है। मुझे भी पता नहीं क्या जरूरत थी इतना लंबा लेक्चर देने की। अब मुझे ये बासी सब्जी ही खिलाएगी। कावेरी और चंदा आपस में बात कर रही होती है। तभी उनकी पड़ोसन शांति उनके घर में आती है और आवाज लगाती है। अरे कावेरी, कहाँ है तू? ये ले, मैं तेरे लिए आलू मटर की सब्जी और पूरी लाई हूँ, एकदम गर्मा गर्म है। चल जल्दी से खा ले। अरे क्या बात है शांति, तू ही एक है जो मेरे दिल के जज्बातों को समझती है। देख, मैं अभी ही बहू को आलू की सब्जी और पूरी बनाने के लिए कह रही थी। अब पड़ोसन हूँ तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना बोलकर शांति तो वहां से चली जाती है, लेकिन कावेरी बिना चाय पिए ही गर्मा गर्म पूरी आलू मटर की सब्जी खाने लगती है। तभी चंदा अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, आप चाय नहीं पियेंगी क्या? आपको अगर इतनी भूख लगी थी तो आप मुझसे भी कह सकती थी। अरे शांति खाना बहुत अच्छा बनाती है, बाद में भी तो खाना ही है और अभी भी तो खाना ही है, तो गरम पूरी सब्जी खा रही हूँ। एक बार भी माँ जी के मन में ये नहीं आया कि चलो बहू को भी पूछ लूं। खुद तो खा लिया है, अब दोपहर में भी इन्हें कुछ अच्छा ताजा और गर्मा गर्म चाहिए। और फ्रिज में जो 10 दिन से खाना रखवा रही है वो मुझे खिलाती है। मैं तो आज उसे फेंक ही दूंगी। अब यहाँ खड़ी क्या है? जा जाकर घर के कामों में ध्यान दे। और खाना तो अब तू अकेले के लिए ही क्या ही बनाएगी। फ्रिज में 3 दिन पहले वाला चावल भी है और पनीर आलू गोभी 2-3 तरह की सब्जी पड़ी है, उनमें से कुछ भी गर्म करके खा लियो। जी माँ जी, अब सही कह रही हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या बोली बहू? कहाँ कुछ बोली, खा लूंगी माँ जी, खा लूंगी। अब चंदा खाना ना बनाकर घर के कामों में लग जाती है और जब चंदा फ्रिज साफ करने जाती है तो उसमें 1 सप्ताह पहले का खाना, आटा, सब्जी सब फेंक कर फ्रिज साफ कर देती है। कल मैंने बासी सब्जी क्या खाई, आज तो कई बार वॉशरूम का चक्कर लगा चुकी हूँ। अच्छा, वो सब फेंक दिया, वरना फ्रिज खोलो तो उसमें बासी खाने के साथ सिवाय बदबू के कुछ नहीं आता। फ्रिज भी कितना गंदा हो रहा था। अब माँ जी के लिए रोटी बना देती हूँ। चंदा अकेले अकेले बड़बड़ाई जा रही थी, तभी वहाँ कावेरी आती है। बहू, तूने तो खा लिया होगा, चल अब थोड़ा सा दाल चावल बना ले। सुबह पूरी सब्जी खाई है, वो अब जाकर पचा है। दाल चावल वैसे भी हल्का खाना है। लेकिन माँ जी, फ्रिज में से पिछला बासी खाना तो मैंने फेंक दिया। क्या? तूने फ्रिज में रखा खाना फेंक दिया? तुझे पता भी है इस महंगाई में दाल, आटा, चावल, नमक कितना महंगा है? माँ जी, सारा खाना बासी हो चुका था और उसे सिर्फ मैं ही खा रही थी। आप उन्हें खाती तो है नहीं, ऊपर से उस खाने को फ्रिज में रखवा देती हैं। आपको पता भी है बासी खाना खाने की वजह से कितनी बीमारियां पनप सकती है। हे भगवान, क्या कह रही है ये तू? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तो अपने जमाने में बहुत बासी खाना खाती थी। खैर, जब से तू मेरे घर में आई है नुकसान ही नुकसान करवा रही है। तूने एक बार भी मुझसे पूछा कि माँ जी फ्रिज में रखे खाने का क्या करना है? अपने मन से फ्रिज साफ किया और बासी खाना फेंक दिया। माँ जी, उससे मेरी तबीयत खराब हो गई थी और वैसे भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरा बाप तुझे सुबह शाम गर्मा गर्म खाना खिलाता था। माँ जी, आपको जो कहना है कह लो, मेरे पिताजी पर जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह चंदा और कावेरी के बीच नोक झोंक शुरू हो जाती है, लेकिन चंदा अपनी सास का लिहाज करके चुप हो जाती है और कावेरी अपने बहू को भला बुरा बोलती रहती है। और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि चंदा ने फ्रिज साफ करके कई दिन पुराना बासी खाना फेंक दिया था, यही थी। ये देखकर कावेरी अपने बहू पर चिल्ला रही थी। बहू, आज तो तूने ऐसी गलती कर दी, लेकिन ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। चंदा अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चुपचाप चली जाती है।
ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन चंदा अपनी सास के लिए वेज बिरयानी बनाती है। चंदा और कावेरी खाना खा रहे थे, तभी वहाँ शांति आ जाती है। क्या खा रही है कावेरी? लगता है दोनों सास बहू ने कुछ स्पेशल बनाया है। अरे शांति काकी, आप यहाँ आप बैठिए, मैं आपके लिए भी स्पेशल खाना लाती हूँ। मेरा मतलब है बिरयानी लाती हूँ। चंदा अपनी पड़ोसन के लिए भी बिरयानी लेकर आती है। इसके बाद तीनों उस बिरयानी को मजे से खाते हैं और कुछ देर में शांति वहां से चली जाती है। खाना खाने के बाद वो बिरयानी बच जाती है। ये देखकर चंदा सोच में पड़ जाती है, हे भगवान, ये बिरयानी क्यों बच गई? अब फिर से ये बिरयानी मेरी प्यारी सासू माँ फ्रिज में रखवा देगी और 10-15 दिन बाद निकाल कर मुझे खाने को देगी। अब इन्हें कौन समझाए कि बासी खाना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। बहू किस सोच में पड़ गई और इस बिरयानी को क्यों नहीं आ रही है? अगर वो और खाना है तो खा ले, नहीं तो इसको फ्रिज में रख दे, शाम को खा लेंगे। कावेरी की बात सुनकर चंदा का मुंह बन जाता है, लेकिन चंदा अपनी सास को कुछ बोल नहीं पाती और वो वैसा ही करती है जैसा कावेरी कहती है। समय गुजरता है और समय के साथ साथ कावेरी की ये बासी खाना रखने की आदत बढ़ती जाती है। साथ ही वो उस बासी खाने को अपनी बहू को खिलाती और अगर चंदा उस खाने को खाने से मना कर देती तो कावेरी अपनी बहू को हर समय ताना मारती। ये सब देखकर चंदा काफी परेशान हो जाती है और चंदा अपनी सास को सबक सिखाने की ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन चंदा अपनी सास को रात का बासी खाना परोसती है। अब बहू ये क्या है? मुझे बासी खाना क्यों खिला रही है? कुछ ताजा बना ले। अरे माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं? ताजा खाना बनाऊंगी तो इस बासी खाने का क्या होगा? आप ही ने तो सिखाया है मुझे बासी खाना खिलाना और खाना, और वैसे भी आपने मुझे जो रास्ता दिखाया है, मुझे भी अब आपकी बातों को मानते हुए उसी पर चलना पड़ेगा ना। चंदा की बात सुनकर कावेरी कुछ नहीं कहती और झूठी मुस्कान देकर उस बासी खाने को खाने लगती है। शाम को कावेरी के पेट में काफी जोर से दर्द होता है। हे भगवान, मेरे पेट में अचानक दर्द क्यों शुरू हो गया? कहीं ये बासी खाना खाने की वजह से तो नहीं है? ए बहू, जरा कमरे में तो आ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कावेरी की आवाज सुनकर चंदा अपनी सास के कमरे में आती है, जहां अपनी सास को दर्द में देखकर डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर भी कावेरी को देखकर कहते हैं कि बासी खाना खाने की वजह से उन्हें फूड पॉइजन हो गया है। बहू तो ऐसा कर, फ्रिज का सारा खाना फेंक दे और मेरे लिए ना खिचड़ी दलिया बना दे, और आज से इस घर में कोई भी बासी खाना नहीं खाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बासी खाना खाकर। देर आए दुरुस्त आए। अब ठीक है माँ जी, मैं फेंक देती हूँ बासी खाना और आपके लिए खिचड़ी भी बना देती हूँ। कावेरी के कहने पर चंदा फ्रिज का बासी खाना फेंक कर खिचड़ी बना देती है। कावेरी न सिर्फ खुद बल्कि अपनी बहू को भी अब बासी खाना नहीं खाने देती। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कावेरी पहले के जैसे बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक शाम कावेरी अपनी बहू से कहती है, बहू आज तू कुछ अच्छा बना ले। वो क्या है ना, शांति भी घर पर आकर खाना खाने वाली है। लेकिन माँ जी, अब शांति आंटी को जानती है ना, वो बोल तो देती है लेकिन आती नहीं, और इस बार भी अगर वो नहीं आई तो हमारा खाना तो बर्बाद हो जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं है बहू, वो आएगी, उसने बोला है मुझे। अपनी सास की बात सुनकर चंदा कुछ नहीं कहती और अपनी पड़ोसन के लिए भी खाना बना देती है, लेकिन शांति उस दिन आती नहीं। ये देखकर चंदा अपनी सास को घूरने लगती है। अरे इस तरह घूर क्या रही है? ठीक है ना, नहीं आई तो क्या हो गया, इस खाने को हम सुबह खा लेंगे। क्या? फिर से बासी खाना? मम्मी जी, मतलब आप बासी खाना छोड़ेंगे नहीं? हाँ तो क्या खाने को ऐसे ही बर्बाद करते रहे? हाँ? इतना बोलकर कावेरी वहां से चली जाती है और चंदा अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ जाती है। गंगानगर में सुमन अपने बेटे योगेश, बहू मीना और बेटी शीला के साथ रहा करती थी। मीना ने लॉयर की पढ़ाई की होती है और वो जॉब करना चाहती है। सुनो जी, मुझे एक डिटेक्टिव एजेंट के यहाँ जॉब मिल रही है। जॉब? वो भी डिटेक्टिव का? अरे ओ बहू, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम जॉब करोगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मीना घर के कामकाज पर ही ध्यान देने लगती है। सुमन भी उसे काम पर लगाए ही रखती है। इधर शीला कुछ ज्यादा ही वक्त कॉलेज में बिताने लगती है। अरे इतनी रात हो गई, कहाँ थी तुम बेटा अब तक? फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। माँ, वो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है ना, और फोन की ना बैटरी खत्म हो गई थी।
अरे तो किसी और के फोन से इन्फॉर्म कर देती। माँ और मुझे कितनी चिंता हो रही थी। धीरे धीरे शीला रोज ही देरी से घर आने लगती है। कभी पढ़ाई का बहाना बनाती तो कभी कुछ और। देखो शीला, इस तरह चला तो मैं तुम्हारा कॉलेज बंद करवा दूंगा। ऐसा मत बोलिए ना, मैं समझाती हूँ इसको। मीना शीला को समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उल्टा उसे ही झाड़ देती है। शीला, इस तरह घर रोज लेट आना अच्छी बात नहीं है। मुझे मत सिखाओ, बहू हो तो बहू के जैसे रहो। अरे मगर मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ ना शीला। दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। मीना अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाने लगती है। वो शीला की एफबी और इंस्टा प्रोफाइल्स को अच्छे से चेक करती है और उसको शक हो जाता है कि शीला का चक्कर किसी साहिल नाम के लड़के के साथ चल रहा होता है। वो शीला को समझाने की कोशिश करती है। शीला, वो लड़का अच्छा नहीं है, उसे छोड़ दो तुम। मेरे मामले में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो। वैसे भी मैं उसको भैया और माँ से मिलाने ही वाली थी। हाँ। थोड़े दिन बाद शीला का बीएफ साहिल अपने पिता के साथ उसका हाथ मांगने आ जाता है। मैं शीला से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जी, मेरा बेटा और शीला एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मेरा बेटा बहुत ही जल्द दुबई काम के लिए जाने वाला है। दुबई? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है वहाँ। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो हम इन दोनों का रिश्ता कर देते हैं। सीमा दुबई का नाम सुनकर प्रभावित हो जाती है और योगेश से सलाह मशवरा करके रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। अजी, अब जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। आप तो उसके दुबई जाने से पहले ही शादी तय कर दीजिए। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब। बस दुबई का नाम सुनते ही माँ जी उनकी बातों में आ गई। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब सुनिए जी, आपको नहीं लगता माँ जी ने रिश्ता तय करने में जल्दबाजी कर दी है? हाँ, सो तो है। बस मुझे तो ये लग रहा है कि हमें पहले लड़के और उसके परिवार की अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए। तुम माँ के फैसले पर शक कर रही हो मीना? नहीं नहीं जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था? चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो और घर की मुखिया बनने की कोशिश मत करो। हे भगवान, ये ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। मीना अपना डिटेक्टिव माइंड लगाती है और साहिल और उसके परिवार के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है। तभी साहिल के पापा उनके घर कॉल करते हैं। जी, वो साहिल की दुबई जाने की टिकट करवा रहा था। अगर आप हाँ बोले तो शादी होते ही शीला भी उसके साथ ही दुबई चली जाएगी। अरे नेकी और पूछ पूछ जरूर करवा दीजिए। ठीक है ठीक है, वो ना थोड़े पैसों की कमी पड़ रही थी। आप बस 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए हमारे अकाउंट में। जी जी जरूर, बेटी की खुशी के लिए कुछ भी। मीना सब सुन रही होती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? हम उनको अच्छे से जानते भी नहीं हैं। अरे तू चुप कर, हर वक्त टोक लगाती रहती है। मीना को जांच पड़ताल करने पर एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाता है। माँ जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज कुछ चाहती हूँ आपसे। अरे बोल भी दे। वो मेरी एक दोस्त है ना जिसका नाटक है, मैं चाहती हूँ आप सब भी चले वो देखने। अच्छा, बस इतनी सी बात, ठीक है। और अगले दिन शाम को सब तैयार होकर नाटक देखने जाते हैं। स्टेज से पर्दा उठता है और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि स्टेज पर कोई और नहीं बल्कि साहिल और उसके पापा ही होते हैं। अरे साहिल यहाँ कैसे? माँ जी, वो साहिल नहीं, मयंक है और उसके साथ उसके पापा नहीं बल्कि सह कलाकार सिद्धार्थ है, जिसे वो अपना पापा बनाकर हमारे घर ले आया था और वो नाटक कंपनी में ही काम करता है। वो साहिल बनकर आपको चीट कर रहा था। हे भगवान! अरे ये सब क्या है? माँ जी, इतने दिनों से दोनों का पता लगा रही थी मैं, तब मुझे इन सब बातों का पता चला। हमें माफ कर दो मीना, हमने हमेशा ही तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तुमको नीचा दिखाया। आई एम सॉरी भाभी। हाँ बहू,
आज तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है। तुम तो सच में डिटेक्टिव हो, डिटेक्टिव। ऐसा मत बोलिए माँ जी। अरे नहीं बेटा, हम लोग हमेशा बेटी और बहू में अंतर करते थे, मगर अब से ऐसा नहीं होगा। अब से तू अपने पसंद की जॉब करेगी और एक डिटेक्टिव बनेगी। हमारी बहू जेम्स बॉन्ड। रंजू बहन की बहू सृष्टि बहुत संस्कारी थी। दोनों सास बहू बड़े प्यार से रहती और मिलजुल कर घर का काम करती थी। पर ये बात कईयों को तो अच्छी लगती, लेकिन कई लोगों को तो जलन का कारण बन गई थी। एक दिन सृष्टि से मिलने उसकी सहेली घर आती है। अरे सृष्टि, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ तो घर का सारा काम करते करते हालत ही खराब हो जाती है। अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। तू तो बड़ी किस्मत वाली है। सृष्टि इस बात से हमेशा खुश रहती थी कि उसे एक अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन एक दिन रंजू बहन की दूर की मौसी उसके साथ रहने आती है। अरे तू क्यों सारा दिन घर का काम करती है? बहू को बोला कर घर का काम किया करे। अरे है तो वो भी बेटी की तरह ही ना, और मिलजुल कर काम जल्दी हो जाता है। तू तो बड़ी सीधी है। देख कैसे मटक मटक के सारे घर में घूमती है तेरी बहू। मेरी बहू होती तो इस वक्त मेरा पैर दबाती। क्या ये तेरे पैर दबाती है? पैर तो कभी नहीं दबाए इसने मेरे। ये सुनकर रंजना मौसी समझ जाती है कि उसने अपना काम कर दिया। अब जल्दी सास बहू में जंग होगी। मौसी मुस्कुराती हुई वहां से निकल जाती है। एक दिन रंजना मौसी सृष्टि से कहती है, तुम्हारे कान के झुमके तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। जरूर तुम्हारी सास ने दिए होंगे। नहीं नहीं मौसी, मेरी माँ ने दिए हैं। अच्छा, फिर तेरी सास मुझे क्यों कह रही थी कि ये झुमके उसने तुम्हें दिए हैं? उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वैसे तुम्हारी सास ये भी कह रही थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तभी उस बेचारी को सारा दिन तुम्हारे साथ काम करने के लिए किचन में लगना पड़ता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे मैंने तो खुद उन्हें खाना बनाना सिखाया है मौसी। रंजना मौसी वहाँ से चली जाती हैं। किचन में सृष्टि खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और वो कहती है, आज मेरे पैर में बहुत दर्द है, खाना तू ही बना ले। और वैसे भी मैंने सुना है कि मुझे खाना बनाना तो तूने सिखाया है। हाँ माँ जी, सुना तो आपने सही है। वैसे मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या बोलूं। दोनों सास बहू को झगड़ते देख बाहर खड़ी रंजना मौसी मुस्कुराने लगती है। बड़ी आई थी प्यार से रहने वाली। इन्हें कोई बताए सास कभी माँ नहीं बन सकती और ना ही कभी बहू बेटी। शाम को रंजना मौसी सृष्टि को बुलाती है। अरे सृष्टि बेटा, जरा एक कप चाय तो दे दे। मौसी, चाय आप माँ जी से ही ले लीजिए। मैं किचन में पैर भी नहीं रखूंगी। वैसे भी मुझे कहाँ आता है चाय बनाना। तभी वहां रंजू आ जाती है। वो सृष्टि की बात सुन लेती है। हाँ हाँ बहू रानी, तुझे तो कुछ नहीं आता। रंजना, तो तू एक काम कर, तू ही चाय बना ले। और हाँ, सृष्टि को भी चाय दे देना। इसे क्या लगता है, ये चाय नहीं बनाएगी तो क्या हम चाय नहीं पिएंगे? अरे हम पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। रंजना मौसी थक कर उठती है। ठीक है रे रंजू दीदी, आप जैसा बोले। रंजना चाय बनाकर लाती है और सोफे पर बैठी सृष्टि और रंजू को चाय देती है। अच्छा, मैं थोड़ा मंदिर तक जा रही हूँ, रात में देर हो जाएगी आने में। रंजना देर रात घर आती है तो सृष्टि को आवाज लगाती है। अरे बहू रानी, कुछ खाने को तो दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया मौसी। वैसे भी आपकी बहन तो कहती है ना कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। हे भगवान, अब यह फिर से ना शुरू हो जाए। तभी वहां रंजू आ जाती है। रंजू, आज खाना तुम ही बना लो। और हाँ, थोड़ा खाना सृष्टि को भी दे देना, ताकि इसे भी पता चले कि हमारे यहाँ खाने का स्वाद क्या होता है।
रंजना बेचारी किचन में जाकर पूरे घर का खाना बनाती है। जब वो खाना बनाकर बाहर निकलती है तो सास बहू टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती हैं। लाओ लाओ रंजू, जल्दी खाना लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। सास बहू खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह रंजू रंजना के कमरे में जाती है। अरे रंजू, अभी तक सो रही हो? जरा नाश्ता तो बना दो। तुम्हें तो पता है ना कि बहू आजकल किचन में पाँव भी नहीं रखती। पता नहीं किसने उसके कान भरे हैं। चलो अब उठो और नाश्ता बनाओ। और हाँ, सृष्टि को भी दे देना खाने के लिए। अरे उसे भी तो पता चले कि हमारे घर का नाश्ता कैसा होता है। मैं नीचे जा रही हूँ, जरा जल्दी वक्त पर आ जाना। हाँ। रंजना नीचे उतरती है और उसके हाथ में सूटकेस होता है। अरे रंजू, कहाँ जा रही हो? नाश्ता नहीं बनाओगी? अरे मौसी, बहुत जोर की भूख लगी है, नाश्ता अभी तक नहीं बना। अरे मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं तो घर जा रही हूँ। तुम सास बहू के चक्कर में मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे अरे मौसी, कहाँ जा रही हो? तुम चली जाओगी तो हम सास बहू को खाना कौन खिलाएगा? रंजना मौसी भागते हुए कहती है। अरे मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ करो, मैंने तो गलती कर दी तुम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर। रंजना मौसी के जाने के बाद रंजू सृष्टि से कहती है। बढ़िया आई थी हमारे बीच लड़ाई लगवाने वाली। अरे कौन कहता है कि सास माँ और बहू बेटी नहीं बन सकती? सही कह रही है माँ, अगर ऐसे भड़काने वाले लोगों से दूर रहा जाए तो हर सास माँ और हर बहू बेटी बन सकती है। गांव माधोपुर में शशि बहन का परिवार रहता था। शशि का एक बेटा, बहू और बेटी थी। पति और बेटा किसान थे जो सुबह खेत में जाते और सारा दिन मेहनत के बाद शाम को घर लौटते। शीला भी घर में रहकर सिलाई का काम करती। शीला की बेटी भी बड़ी समझदार थी। वो घर के काम में माँ का हाथ बटाती। लेकिन बहू का हाल निराला था। वो काम कम और मिन-मेख ज्यादा निकालती, जिससे शशि और उसकी बेटी काफी परेशान रहते। एक दिन, माँ ये क्या है? ओहो, जितना बोलो लेकिन आप लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। भाभी क्या हुआ? और माँ अभी सिलाई कर रही हैं, उन्हें बार बार मत उठाइए। मुझे बताइए हुआ क्या है? ये देखो सोनम, दूध उबल रहा है और बस गिरने ही वाला है। वो तो शुक्र है कि मैं आ गई, वरना तो बह जाता सारा। अरे पर मैं तो अभी देखकर गई थी और गैस भी धीमी थी। हमेशा दूध सामने खड़े होकर ही उबाल दिलवानी चाहिए, ठीक है ना? सोनम को मेघा की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्लेश ना हो ये सोचकर वो चुपचाप वहां से चली जाती है और सोचती है कि वो कैसे मेघा को सबक सिखाए। एक दिन मेघा ने कहा, सोनम, अरे ओ सोनम, कहाँ हो? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्या हुआ भाभी? जब देखो परेशान सी घूमती हो। खुश रहा करो भाभी, इससे ना स्किन ग्लो करती है। सोनम, फेस तो मेरा वैसे भी ग्लो करता है, देखो, और कितनी गुणी भी हूं मैं। तुम्हें तो शादी करके दूसरे घर जाना है। देखो जरा, देखो अपने कमरे का हाल देखो, सारा संतरे का छिलका जमीन पर फैला है। अरे ससुराल में ऐसे ही रहोगी क्या? भाभी करना ही क्या है, वहीं पड़े पड़े सूख जाएंगे, फिर पीस कर पैक बना लेंगे। आप भी ना भाभी, चिल करो। मेघा गुस्से से वहां से निकल जाती है। हर बात पर मीन मेक करने वाली मेघा एक दिन फिर चिल्लाने लगती है। माँ, अरे माँ सुनो तो जरा। अब क्या हुआ मेघा, क्यों चिल्ला रही हो? माँ ये देखो, देखो जरा ये कांच का कटोरा जिसे टेबल के किनारे रखा है। अरे किसी का एक हाथ लगेगा और ये गिरकर टूट जाएगा। तभी मेघा के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भागकर कमरे में जाती है, जहां उसके पीछे शशि भी आ जाती है। मेघा के कमरे में उसका शीशा गिर जाता है। लगता है बहू, तुमने अपना शीशा कोने में रखा होगा, तभी गिर गया।
जरा दूसरों को सीख देने से पहले खुद भी अमल कर लिया करो। वहीं कमरे में पर्दे के पीछे छिपी सोनम हंस रही होती है। मेघा काफी परेशान रहती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो सोचती है कि कैसे वो अपनी सास और ननद के सामने खुद को होशियार साबित करे। एक दिन मेघा सोनम से कहती है, सोनम, आज ना मैं तुम लोगों को चाइनीज बनाकर खिलाती हूँ। देखना मैं कितना अच्छा खाना बना लेती हूँ। फिर तुम भी ना ससुराल जाकर वैसा ही खाना बनाना और सबका दिल जीत लेना। मेघा किचन में जाती है। घर पर आज सभी मौजूद हैं, तो वो लोग भी मेघा के हाथ के खाने का इंतजार करते हैं। किचन में मेघा ढेर सारा चाउमीन बनाती है और हर किसी की प्लेट में डालकर सबको दे देती है। अचानक उसका पति हिमांशु बोल उठता है, थू, थू, क्या है ये? कितना गंदा बना है, छी। मेघा की शक्ल रोनी सी हो जाती है कि तभी सोनम बोल पड़ती है, ओहो भाभी, ये क्या बनाया है? ऐसा बनाऊंगी मैं ससुराल में जाकर तो वो लोग तो पक्का मुझे भगा देंगे ऐसा खाना खाकर। पूरा घर हंसने लगता है। तभी मेघा की सास कहती है, कोई बात नहीं बहू, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर हाँ, दूसरों को सीख देने से पहले खुद का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।